वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमारा मुख्य रूप से डायरेक्ट नरेशन के कंपोनेंट्स या पार्ट को क्लियर करना था। उसके बाद पर्सन को चेंज करने का तरीका, आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन आते हैं उसको हम किस तरह से चेंज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े थे। इस वीडियो में हमारा आगे का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम लोग असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अगला बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। आरएस अर्थात आरएस क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसमें टाइम या पोजीशन की निकटता सूचक शब्द हों। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, यदि उसमें निकटता सूचक वर्ड्स हों, जैसे यगो हो, कम हो। यहाँ पर देखिए, यगो, कम, हियर, नाउ, दिस, दीज, दस, टू नाइट, टूडे, टुमारो, स्टरडे, इस तरह के कोई भी वर्ड्स हों आरएस में, तो जब हम लोग उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। यह जितने भी शब्द हैं यहाँ पर, ये सभी निकटता सूचक शब्द हैं। यह टाइम अथवा पोजीशन की निकटता को बताते हैं। लेकिन जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये चार्ट के रूप में है डायरेक्ट नरेशन और यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन के आरएस में यदि यगो आया है, यगो बिफोर, तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे? बिफोर। यगो को क्या कर देंगे इनडायरेक्ट में? बिफोर। कम को क्या कर देंगे? गो। हियर को क्या कर देंगे? देयर। नाउ को क्या कर देंगे? देन। दिस को क्या कर देंगे? दैट। दिस को क्या कर देंगे? दोज। 10 को सो। टू नाइट को किस में चेंज कर देंगे? दैट नाइट में। टुडे को किस में चेंज कर देंगे? दैट डे में। टुमारो को किस में चेंज कर देंगे? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। स्टरडे को किस में चेंज कर देंगे? द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। दोस्तों, यहाँ पर इन सभी वर्ड्स को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इनडायरेक्ट नरेशन में ये सब मिलेंगे, तो इनको आप किस में चेंज करेंगे ये आपको पहले पता होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर आप देखें डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। यह डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आरएस की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यगो आ जाएगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? बिफोर में। कम आ जाएगा किस में चेंज कर देंगे? गो में। इसी प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन में जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ये यदि आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको इन सभी वर्ड्स में चेंज कर देंगे। यगो का बिफोर में, कम का गो में, हियर का देयर में, नाउ का देन में। इस प्रकार आप इसको अच्छे से लर्न। लास्ट नाइट हो या लास्ट वीक हो
या लास्ट ईयर हो। ये लास्ट शब्द जो है यहाँ पर नाइट के साथ भी लगा है, वीक के साथ भी लगा है, ईयर के साथ भी लगा है। अर्थात इसको जब आप पार्ट में करेंगे तो लास्ट नाइट, दूसरा लास्ट वीक, तीसरा लास्ट ईयर। इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप क्या लिख देंगे, द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को किसमें लिख देंगे, द प्रीवियस नाइट। और लास्ट वीक को किसमें लिख देंगे, द प्रीवियस वीक। और लास्ट ईयर को किसमें लिख देंगे, द प्रीवियस ईयर। इसी प्रकार नेक्स्ट वीक हो, मंथ हो या ईयर हो, वीक, मंथ और ईयर के साथ नेक्स्ट शब्द आया हो, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, तो इसको किसमें चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग ईयर। इसी प्रकार स्टरडे मॉर्निंग शब्द आया हो आरएस में, तो उसका जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर। हैंस का थैंक्स कर देंगे और हाइदर का हाइदर कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार ये जो इनडायरेक्ट में आने वाले शब्द थे आरएस में, ये लेफ्ट साइड में लिखे गए हैं। और जब हम उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये राइट्स वाले शब्द को आप यूज करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं। यह पहला एग्जाम्पल है डीएन, डायरेक्ट नरेशन। डीएन से तात्पर्य डायरेक्ट नरेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज डेज। दोस्तों यहां पर आपका यह सिंगल कामा के लेफ्ट साइड में ये आपका कौन सा पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट। और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है क्या है, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। तो हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी पर्सन हैं उनको आप पहले चिन्हित कर लीजिए, उनको मार्क कर दीजिए। जैसे इसमें मैं रेड से देखिए दिखा दिया हूं, पर्सन आई है तो आई को मैं रेड से कर दिया हूं। और फिर आगे चलें, इसमें और कोई पर्सन नहीं है। फिर यहाँ पर क्या आया, दीज डेज। दीज ये निकटता सूचक शब्द है, पीछे आप अभी पढ़े हैं, तो इसको मार्क कर दीजिए, इसको घेर दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे आपको आसानी हो। जब इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं तो आप कंफ्यूजन में न हो, एक एक पार्ट को आप क्लियर करते हुए चलिए। तो जब यहाँ पर आप पर्सन को घेर देंगे या डार्क कर देंगे या चिन्हित कर देंगे और जो निकटता सूचक शब्द रहेंगे उनको चिन्हित कर देंगे, तब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका ध्यान उस पर जाएगा कि हमको इसको चेंज करना है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट नरेशन इसका बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं फिर आपको एक बार क्लियर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अभी टेंस में कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा जब हमारा असर्टिव सेंटेंस प्रारंभ होगा। इस वीडियो में हम लोग केवल प्रोनाउंस पर्सन को चेंज करने का ढंग देखेंगे और जो निकटता सूचक शब्द हैं उनको दूर वाले शब्द में कैसे बदलेंगे इसके बारे में देखेंगे। आइए, ही सेड लिख दिया आपने, उसके बाद ये कामा और ये इन्वर्टेड कामा टूट करके दैट लग जाता है। ठीक, यहाँ पर आई आपका प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन है आई। तो फर्स्ट पर्सन जब आरएस में हो तो किसके अनुसार चेंज होता है, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरएस में 123 से तात्पर्य पिछली वीडियो में बताया था, एक है तो फर्स्ट पर्सन,
2 है तो सेकंड पर्सन और 3 है तो थर्ड पर्सन। यह तीनों जुड़े होते हैं आरवी के सन से। यस ओ एन सन। सन में भी देखिए 3 अक्षर हैं, यस ओ एन। तो पहला अक्षर क्या है? यस। किसका? आरवी का। आरवी का रिपोर्टिंग वर्ब का पहला अक्षर क्या है? यस। और आरएस का पहला वर्ड आपका क्या है? एक। पहला आपका डिजिट एक है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आपका किसके अनुसार चेंज होता है? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात यह जो आई है यह आरवी, आरवी आपका सब्जेक्ट आपका क्या है? ही के अनुसार चेंज होगा। तो ही के अनुसार जब चेंज होगा तो ही को पहले लिख लीजिए। ही आपने लिख दिया। उसके बाद ही का पूरा डिटेल लिख दीजिए। क्या डिटेल लिखना होता है आपको? पर्सन, नंबर, जेंडर। तो ही का पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन। नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर। इस ही के अनुसार किसको आपको चेंज करना है? आई को। तो यहां पर आप आई लिख लीजिए। आई किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर। यहां ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे? यह जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबको यहाँ पर नीचे लिख दीजिए। यहाँ पर ये सब्जेक्ट आप लिखे हैं आई के साथ, तो यहाँ पर इसके नीचे केवल सब्जेक्ट ही लिखेंगे। किसका लिखेंगे? थर्ड पर्सन है। लेफ्ट साइड में आइए, थर्ड पर्सन के जितने भी सब्जेक्ट हो उसको आप लिख देंगे। लिख दिया आपने, ही, सी, इट, दे। आप क्या करेंगे? सिंगुलर नंबर, ये कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर। तो ही, सी, इट, दे जो आपने लिखा है इसमें से सिंगुलर नंबर छाटिए। ही आपका सिंगुलर नंबर, सी आपका सिंगुलर नंबर, इट आपका सिंगुलर नंबर, और दे कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर। तो इसको वहीं छोड़ दीजिए। फिर आगे आइए, ही जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर। तो ही, सी, इट जो आप नंबर चूज किए हैं सिंगुलर नंबर, इसमें से मैस्कुलिन जेंडर आप छाट लीजिए। ही आपका मैस्कुलिन जेंडर है। सी क्या है? फेमिनिन जेंडर, छोड़ दीजिए। इट क्या है? न्यूट्रल जेंडर, इसको भी आप छोड़ दीजिए। तो आई के जगह पर क्या आपका मिला फाइनली? ही। आई की जगह पर क्या हो जाएगा? ही। तो आई की जगह पर आप यहाँ पर ही लिख दीजिए। आप देखेंगे यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आरएस का टेंस बदलता है। ये आगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो कैसे बदलता है यह, इसको देखिए। आरएस का टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हो जाएगा ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और दीज चेंज होता है। दीज आपका निकटता सूचक शब्द है ना, यह आरएस में आया किसके? डायरेक्ट नरेशन के। डायरेक्ट नरेशन के आरएस में आया हुआ है यह दीज, निकटता सूचक शब्द है। तो इसको क्या करते हैं? दूर के शब्दों में, दूर की सूचना देने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। तो दीज का क्या हो जाता है? दोज। दीज चेंज होकर के इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाता है? दोज। इस प्रकार आपका हो गया इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दोज डेज। आप डायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आई केम हियर यस्टरडे। तो यहां पर मैं आपको पहले बताया कि आरएस में जितने भी चेंज होने वाले शब्द हों उनको आप चिन्हित कर लीजिए, चाहे वो प्रोनाउन के हों, पर्सन के हों, चाहे निकटता सूचक शब्द हो। तो यहां पर देखिए आई आपका पर्सन है, मैं डार्क कर दिया। केम कम का सेकंड फॉर्म है। कम का क्या होता है इनडायरेक्ट में? कम का गो, इसको हमने डार्क कर दिया, कलर चेंज कर दिया। हियर, हियर का क्या होता है? देयर, इसका भी कलर चेंज कर दिया। यस्टरडे, ये भी आपका निकटता सूचक शब्द है तो इसका भी कलर हमने चेंज कर दिया। अर्थात
यह आरएस में यह जो 4 वर्ड्स हैं, आई, केम, हियर, यस्टरडे, ये सभी के सभी चेंज होंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ही सेड टू मी, तो सेड टू हो जाता है टोल्ड। यह मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। इस वीडियो में हम लोग केवल पर्सन का चेंजिंग और निकटता सूचक शब्दों का चेंजिंग, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ही टोल्ड मी, उसके बाद एक सिंगल कामा, इन्वर्टेड कामा टूट करके दैट। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के सब्जेक्ट अर्थात ही के अनुसार। अभी पीछे हम लोग चेंज किए हैं, उसके चेंज करने का तरीका यह है, तो आई को चेंज करके क्या लिख देंगे? ही यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आया आई केम, मैं आया, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि कम माने आना, उसी का ये सेकंड फॉर्म लगा है केम, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। इस रूल को भी हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो कम के जगह पर हो जाएगा आपका गो। यहां पर देखिए, यह आई केम, यह आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो चेंज होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हैड, हैड लगा दीजिए। सब्जेक्ट आई है, आई को चेंज आपने किया, यहाँ पर ही लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, फिर वर्ब का क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। इस केम, केम के वर्ब को आप देखिए कम से बना है, ये तो केम सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब तो आपका कम है। तो कम का किसमें चेंज होता है? कम किसमें चेंज होता है? गो में, गो में। लेकिन यह ही है, पास्ट परफेक्ट में आप चल रहे हैं, तो गो का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा गॉन। हियर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। दोस्तों यहाँ पर आप और क्लियर करिए, यह देखिए आई को आपने चेंज कर दिया, ही हो गया, ठीक है। यह टेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, ही के साथ आपने हैड लगा दिया। अब रह गई बात, यहाँ पर केम है जो कम से बना है, और कम जो है, यदि आरएस में कम आ रहा है, जब उसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कम का हो जाता है गो। तो यहाँ पर हमको गो लिखना चाहिए, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन लगेगा, ठीक। हियर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, श्याम सेड टू रवि। श्याम रवि से कहा, आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट वीक। तो यह है आपका डायरेक्ट नरेशन का इन्वर्टेड कामा के जो अंदर पार्ट है, आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। इसमें देखिए चेंज होने वाला कौन कौन सा है। आई देखिए आपका पर्सन है, ये चेंज होगा। यू आपका पर्सन है, ये भी चेंज होगा। उसके बाद यह नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक भी आपका निकटता सूचक शब्द है, तो ये भी चेंज होगा, इसलिए इसको अलग कलर में कर दिया हूं, यू और आई को अलग कलर में। तो जो ये आपका आई है ये चेंज होगा, यू चेंज होगा और नेक्स्ट वीक चेंज होगा। अब आगे आइए, सेड टू श्याम सेड टू रवि, सेड टू की जगह पर हो जाएगा टोल्ड। श्याम टोल्ड रवि, ये सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा टूट करके दैट हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग केवल पर्सन के चेंज और निकटता सूचक शब्दों के चेंजिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, टेंस के बारे में नहीं। टेंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस से। तो श्याम सेड टू रवि, श्याम टोल्ड रवि, और ये सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा टू आपका क्या होगा? दैट। अब आई,
आई ये फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा श्याम के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए श्याम लिख लीजिए, श्याम का पर्सन लिखिए, नंबर लिखिए, जेंडर लिखिए। श्याम थर्ड पर्सन, नंबर सिंगुलर नंबर, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर। आई के साथ आई सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो सब्जेक्ट लिख दिए। अब थर्ड पर्सन में जितने भी सब्जेक्ट ही सीट दे लिख दीजिए। इस ही सीट दे में से सिंगुलर नंबर छाट लीजिए, ही सीट। फिर इसमें से ही सी इट में से क्या छाटेंगे, मैस्कुलिन जेंडर ही। तो आई की जगह क्या हो गया, ही आप लिख दीजिए। कैन का कुड हो जाता है, नॉट नॉट रहेगा, गो रहेगा, बीत रहेगा। अब यू आपका किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। दूसरे नंबर पर आरएस का जो दूसरा नंबर होता है वह आरवी का क्या होता है आपका, ओ, अर्थात आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू किसके अनुसार चेंज होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि के अनुसार चेंज होगा। तो रवि के बारे में यहाँ पे लिखिए, रवि के बारे में लिखिए, पर्सन थर्ड पर्सन, नंबर सिंगुलर नंबर, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर। अब यू यहाँ पे लिख लीजिए। जरा यू को देखिए, यहाँ पर जो आरएस में यू आया है डायरेक्ट नरेशन में किस पोजीशन पर है, आपका ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट विथ यू। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, उसको आप उसके पोजीशन से समझ लेंगे। तो विथ यू लिखा है तो यह यू आपका किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप लिख दीजिए। अब रवि के बारे में आपने पहले यहाँ पर लिख लिया, पर्सन थर्ड पर्सन, नंबर सिंगुलर नंबर, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर। अब थर्ड पर्सन में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबको लिख दीजिए। थर्ड पर्सन में कौन कौन ऑब्जेक्ट होते हैं, पर्सन से संबंधित हिम, हर, इट, देम। अब इसमें से सिंगुलर नंबर छाट लीजिए, हिम सिंगुलर नंबर, हर सिंगुलर नंबर और इट सिंगुलर नंबर। देम तो आपका प्लूरल नंबर है, दे के साथ ही जाता है। अब इसमें से हिम, हर, इट में से मैस्कुलिन जेंडर छाटिए। हिम, हर सी के साथ आता है जो फेमिनिन जेंडर हो जाता है, इट आपका न्यूटर जेंडर। तो आपका फाइनली जो रिजल्ट मिला, यू को चेंज करेंगे रवि के अनुसार तो आपका क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पर हिम लिख दीजिए। फिर टिल और द, फिर टिल हो गया। नेक्स्ट वीक का आपका होता है द फॉलोइंग वीक। पिछले चार्ट में आप पढ़े हैं, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक लर्न कर डालिएगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अपवाद हैं जिसको आपको हमको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट में बहुत से लोग गलत कर जाते हैं। इसका रूल यहाँ पर आप देखिए, जब दिस हो, हियर हो और नाउ, ये तीन वर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा, दिस, हियर और नाउ। किसी वस्तु, किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय रिपोर्टर या स्पीकर के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी पीछे हम लोग जो चार्ट के रूप में देख रहे थे निकटता सूचक वर्ड्स को, उसमें हमारा दिस जो था वो इनडायरेक्ट जब बनाते थे तो दिस का हो जाता था दैट, हियर का हो जाता था आपका देयर और नाउ का हो जाता था देन। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस, हियर और नाउ में उस समय कोई परिवर्तन नहीं होगा जब जो रिपोर्टर है, जो कह रहा है, उसके सामने अगला ऑब्जेक्ट हो। जैसे इसको आप एग्जाम्पल से क्लियर करिए। जैसे राम सेड टू हर, राम उससे कहा, दिस इज माई गार्डन, यह मेरा गार्डन है। इसको आप गौर से समझने की कोशिश करिएगा। दिस यह संकेत सूचक शब्द है,
दिस माने आपका यह होता है। दिस इज माई गार्डन, यह मेरा बगीचा है। राम किसी फेमिनिन जेंडर के साथ जा रहा है। आप ऐसे हमारी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए। राम किसी फेमिनिन जेंडर के साथ जा रहा है और रास्ते में उसका गार्डन दिखाई पड़ा। वहां पर वो रुक जाता है। उसके बाद वह अपने दोस्त से, उसके साथ जो भी फेमिनिन जेंडर है, उनसे कहता है संकेत करके, दिस इज माई गार्डन, यह मेरा बागीचा है। अर्थात राम के ठीक सामने वह बगीचा मौजूद है। राम के ठीक सामने वह बगीचा मौजूद है। तो आपका जो यह गार्डन है, यह राम के ठीक सामने मौजूद है। तो जब राम के ठीक सामने यह गार्डन मौजूद है तो यह दिस नहीं चेंज होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। राम सेड टू हर, राम अपने फेमिनिन जेंडर दोस्त से कह रहा है, दिस इज माई गार्डन, यह मेरा बगीचा है। अर्थात बगीचा उसके ठीक सामने है। इस हालात में यह दिस नहीं चेंज होगा। यहाँ पर जो रूल है वो लिखा भी गया है, जब दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय रिपोर्टर के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिस जो है यह आपका संकेत सूचक, संकेतवाचक शब्द है। यह किसी वस्तु को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई गार्डन, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई बुक। दिस क्या है? ये संकेत सूचक शब्द है जो किसी वस्तु, यहाँ पर देखिए दिस आपका क्या है? संकेत सूचक शब्द है जो किसी वस्तु के लिए यूज होता है। और वो वस्तु यदि रिपोर्टर अर्थात स्पीकर, वक्ता या सब्जेक्ट के ठीक सामने हो तो दिस का प्रयोग दिस के रूप में ही रहता है। इनडायरेक्ट में दिस का दैट नहीं होता है। तो दिस इज माई गार्डन, तो राम के सामने उसका बगीचा उपस्थित है। जिस चीज के लिए वो यूज कर रहा है, दिस किसके लिए यूज कर रहा है? गार्डन के लिए। गार्डन कहाँ है? कहने वाले के ठीक सामने। दिस किसके लिए यूज हो रहा है? गार्डन के लिए। गार्डन कहाँ है? कहने वाले के सामने। जब दिस का यूज हो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए हो और वह ऑब्जेक्ट कहने वाले के ठीक सामने उपस्थित हो तो दिस नहीं चेंज होता है। वह इनडायरेक्ट नरेशन में भी दिस ही रहता है। तो यह दिस नहीं चेंज होगा, यहाँ पर दिस ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया राम सेड टू हर, राम टोल्ड हर, ये सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा टूट करके दैट। अब दिस नहीं चेंज होगा, आप ये क्लियर कर लिए हैं, क्योंकि दिस संकेत सूचक शब्द है और वो संकेत सूचक शब्द है गार्डन के लिए और गार्डन मौजूद है राम के सामने, तो दिस नहीं चेंज होगा। यह देखिए, यह है आपका पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। ये आपका इज है तो वाज हो जाएगा। अब यहाँ पर माई, माई आपका क्या है? पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, आई का पॉजिटिव केस। तो जब ये फर्स्ट पर्सन हो गया माई, ये किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के अनुसार माई चेंज होगा। तो राम की प्रॉपर्टी आप लिखिए। कौन सा पर्सन है राम? थर्ड पर्सन। नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर। तो आप माई किस में है? पॉजिटिव केस में। तो थर्ड पर्सन में जितने भी पॉजिटिव केस हों आप उसको लिख लीजिए।
हिज, हर, इट्स, दियर, इतने पॉजिटिव केस आपके थर्ड पर्सन में होते हैं। अब इसमें से सिंगुलर नंबर छाटिए। हिज, हर, इट्स, दियर आपका प्लूरल नंबर हो जाता है, वो दे के साथ यूज होता है। अब हिज, हर, इट्स में आप क्या छाटेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। तो हिज आपका मैस्कुलिन जेंडर है, हर क्या है आपका फेमिनिन जेंडर, सी से रिलेटेड है, छोड़ दीजिए। इट्स क्या है न्यूट्रल जेंडर, छोड़ दीजिए। तो माई की जगह पर हो जाएगा हिज और ये गार्डन। दोस्तों यहाँ पर यह दिस का कॉन्सेप्ट आपका मुझे लगता है क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आप अगले एग्जाम्पल्स पर आइए। द पैसेंजर सेड आई लिव्ड हियर फॉर सम डेज। पैसेंजर कहा आई लिव्ड मैं रहता था या रहा, हियर यहाँ, फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए। कोई पैसेंजर, आप मेरी बात को गौर से सुनने की कोशिश करिए। आप ही पहले कभी कहीं गए हों और उस स्थान पर कुछ समय तक आप रहे हों, फिर दोबारा आपको वहां जाने का मौका मिलता है, तो वहां पर आप जब पहुंचेंगे, वह प्लेस आपके जब सामने आएगा, जिस प्लेस पर आप पहले रह चुके हैं, तो वहां पर आपको कहना पड़ेगा आई लिव्ड हियर। आई लिव्ड हियर। हियर, हियर किसके लिए है? प्लेस के लिए, स्थान के लिए। हियर किसके लिए यूज होता है? स्थान के लिए, प्लेस के लिए। अब यहां पर देखिए, जब आप उस स्थान पर दोबारा गए, आप कह रहे हैं आई लिव्ड हियर, मैं यहां रहा, मैं यहां रहता था कुछ दिनों के लिए। तो वह स्थान आपके सामने है, तभी आप ऐसा कह रहे हैं आई लिव्ड हियर, मैं यहां रहता था। क्लियर? तो जिस स्थान को आप संकेत कर रहे हैं, वह स्थान आपके क्या है? ठीक सामने। जब वह स्थान आपके ठीक सामने है, तो यह हियर नहीं चेंज होगा। इनडायरेक्ट में जब हम लोग आएंगे, तो हियर का हियर ही रह जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, यहां पर हो गया द पैसेंजर सेट, उसके बाद ये सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा टूट करके दैट आई, आई किसके अनुसार चेंज होगा? पैसेंजर के अनुसार। पैसेंजर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर। तो आपका क्या हो जाएगा? ही। और एक चीज यहां पर आप और क्लियर करिए, यह जो पैसेंजर है, इससे हमको आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यह मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है। कोई पुरुष वर्ग भी हो सकता है पैसेंजर, कोई महिला वर्ग भी हो सकती है पैसेंजर। तो इस तरह का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो, तो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि पैसेंजर को आप मैस्कुलिन जेंडर मानेंगे कि फेमिनिन जेंडर मानेंगे। यदि आप मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं पैसेंजर को, तब आई जो है चेंज होकर के पैसेंजर के अनुसार ही हो जाएगा। लेकिन यदि पैसेंजर को आप फेमिनिन जेंडर मानते हैं, कोई स्त्री वर्ग है, तब आई उस पैसेंजर के अनुसार, फेमिनिन जेंडर के अनुसार चेंज होकर के सी हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ही और सी दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, यह आपके विवेक के ऊपर निर्भर है, सही दोनों है। तो मैं यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर मान लिया, इसलिए ही लिख दिया। आप पैसेंजर को फेमिनिन जेंडर मानिए और सी लिखिए, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, आई लिव्ड मैं रहता था, पास्ट इंडेफिनिट, ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब का थर्ड पार्ट। और हियर,
हियर आप पहले ही क्लियर कर चुके अभी जस्ट, कि जिस प्लेस के लिए हियर आप यूज कर रहे हैं वो प्लेस आपके ठीक सामने है। क्लियर? हियर हो गया। फॉर सम डेज आप उतार दीजिए, इन्वर्टेड कामा खत्म करिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अगला देखिए, मोहन सेड, मोहन कहा, आई विल डू इट नाउ, आई विल डू, मैं करूंगा, इट इसे, नाउ अब, मैं अब इसे करूंगा। विल लगा है आई के साथ। यहां पर देखिए, जनरली आई के साथ सेल लगता है, लेकिन यदि आप आई के साथ विल लगा देते हैं तो यह निश्चित हो गया कि श्योरली आप उस काम को करेंगे। अवश्य शब्द वहां पर आ जाता है। आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। इसका कोई निश्चित नहीं है कि आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप कह देते हैं आई विल रीड, इसका तात्पर्य हुआ आप अवश्य ही पढ़ेंगे, आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे। इसी प्रकार यहां पर हो गया आई विल डू, मैं अवश्य करूंगा, इट, इसे, जो भी वर्क हो। नाउ अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मोहन सेड ये लगा दिया, सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा टूटा, दैट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन का है, मोहन के अनुसार चेंज होगा तो आपका ही हो जाएगा। और देखिए आई के साथ जब आपका विल लगा है, आई के साथ आपका विल लगा है, तो ही के साथ क्या लगना चाहिए, इंटरचेंज हो गया है। आई के साथ शैल लगता था, ही के साथ विल लगता था, लेकिन यहां पर अवश्य शब्द आकर के जुड़ गया है, जो निश्चित कर रहा है कि आप जरूर इस काम को करेंगे। तो ही के साथ भी आपका क्या हो जाएगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा शैल विल, तो ही के साथ आपका शैल लग जाएगा। ही के साथ क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा। जब आई के साथ विल लग चुका है तो ही के साथ शैल लग जाएगा। लेकिन जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं और आरवी हमारा पास्ट टेंस में होता है, तो हमारा जो शैल होता है वो शुड में बदल जाता है, विल हमारा वुड में बदल जाता है। ही के साथ हमको यहाँ पर शैल लगाना है, तो शैल की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, शुड कर देंगे। डू इट। नाउ, नाउ देखिए ये क्या बता रहा है, नाउ समय को इंगित कर रहा है। नाउ किसको इंगित कर रहा है, समय को। आई विल डू इट नाउ, मैं अब इसे करूंगा। आप जरा प्रतिज्ञा करिए, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, यदि आप प्रॉमिस करते हैं इस तरह से शर्त के साथ, शर्त के साथ मैं अब इसे करूंगा, तो निश्चित रूप से अब जो शब्द आया वो कहां पर उपस्थित है, आपके सामने। अब मैं इसे करूंगा, तो अब शब्द जो आपका समय को सूचित कर रहा वो कहां उपस्थित है, आपके सामने। तो यह नाउ का नाउ ही रह जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो भी ये देखें, दिस, हियर, नाउ, यह समय, वस्तु, स्थान को यदि इंगित कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट हो अर्थात वस्तु हो या प्लेस हो या टाइम हो, वह आपके सामने अर्थात रिपोर्टर के ठीक सामने है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिस का दिस ही रह जाएगा और हियर का हियर ही रह जाएगा, नाउ का नाउ ही रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों हम लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हैं। मुझे भी खुशी हो रही है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा जानकारी यहाँ पर मिला। आप लोग आगे आते हैं, सेंटेंसेज इन डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अभी तक पीछे जो हमने पढ़ा, हमारे लिए 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो वीडियो पार्ट फर्स्ट है, उसमें हम लोग डायरेक्ट नरेशन के सभी पार्ट्स के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट किया, और
जो भी पर्सन होते हैं उनको चेंज कैसे करते हैं उसके रूल्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और इस वीडियो में हम लोग जो भी निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको दूर वाले शब्दों में, दूर को दर्शाने वाले शब्दों में कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, उसके बारे में देखें। दिस, हियर, नाउ कब नहीं चेंज होता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखें। अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, जो हमें पूरे नरेशन में काम आएगा। तो मैं आपको सलाह देता हूं, पीछे के दोनों वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वह आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे के जितने कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे टोटल नरेशन में आगे काम आते रहेंगे और बार-बार आते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आप पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आप बार-बार मेरे वीडियो को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। और नरेशन में हमारे लिए टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टेंस कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है और कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो हमको नरेशन पढ़ने के लिए डायरेक्ट नरेशन से जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हमको टेंस की जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपका टेंस नहीं क्लियर है तो कृपया करके मेरा जितना भी पीछे का वीडियो टेंस का है उसको देख करके आप क्लियर कर लीजिए। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हमको क्या-क्या चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए। आप इसको ध्यान से सुनिए। पहली बात, हमारा टेंस पूरा क्लियर होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, हमको पर्सन पूरा क्लियर होना चाहिए। पर्सन में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, पोजेसिव केस कौन है। फिर अगला पॉइंट आपका प्रोनाउंस को, पर्सन को चेंज कैसे करते हैं। फिर उसके आगे का पॉइंट हमारा जो निकटता सूचक शब्द हैं उनको दूर के सूचक शब्दों में कैसे चेंज करते हैं और अपवाद स्वरूप दिस, हियर, नाउ कब चेंज नहीं होता। इतना कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आगे नरेशन पढ़ने में आपको बहुत ही आनंद आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। दोस्तों, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने का जो भी रूल्स है। हम ये देखिए यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे। पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन हम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं, आप जानते ही हैं। अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा निगेटिव। तो अब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों असर्टिव में ही रहता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसका अपना अलग रूल होगा। इंपरेटिव सेंटेंस, इसका हम लोग पढ़ेंगे, इसका अपना अलग रूल होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका अलग रूल होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका अपना अलग रूल होगा। इन सभी पांचों जो सेंटेंस है हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। अगला वीडियो हमारा असर्टिव सेंटेंस के बारे में होगा, जिसमें मैं आपको बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे लिखते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लाइक करिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।